जिस तरीके से मामला चल रहा है आईवीएफ को लेकर कि जिस तरीके से जो बच्चे घर में आते हैं तो खुशियाँ आती है, तो ऐसे में लगातार एक राठौर फैमिली लगातार सवालों के खड़े कर रही है उन आईवीएफ सेंटरों पर और उन हॉस्पिटल पर। हमारे साथ खुद राठौर जी हैं। राठौर साहब, पहले पूरा वाक्य जानेंगे कि हुआ क्या था आखिर आपके साथ। सर, हमारी गायनोकोलॉजिस्ट है डॉक्टर रितु गर्ग, उनके रेफ़र करने पे हम लोग SCI IVF हॉस्पिटल में गए थे अपना IVF ट्रीटमेंट करवाने। और आप लगा के चलिए वहाँ पर डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर हैं, उनके अंडर हमारा ट्रीटमेंट चला था। 13 फरवरी को हमारे एग्स और सीमेन कलेक्शन किया गया था और 14 मई को आप लगा के चलिए सर हमारे जो एम्ब्रियो इम्प्लांट किए गए थे। इस दौरान कभी हमारी तकरीबन दिसंबर तक वहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट चला, कभी भी किसी डोनर या किसी और की बात नहीं की गई थी। उसके बाद सर 5 जनवरी को हमारे बच्चों की डिलीवरी हुई सर मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में डॉक्टर रितु गर्ग के अंडर, उन्हीं के अंडर, क्योंकि जो डिलीवरी करवानी थी वो उन्होंने ही करवानी थी, ये पहले से ही तय था। उसके बाद आप लगा के चलिए सर जो छोटा बेबी है उसके फीचर सर थोड़ा डिफरेंट है, मतलब फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे थे। जिस डाउट में हम लोगों ने DNA टेस्ट करवाया सर, DNA टेस्ट आप लगा के चलिए सर जिस उसकी रिपोर्ट आई है ना वो मदर से मिल रहा, मैटरनिटी टेस्ट फेल्ड है, पैटर्निटी टेस्ट दोनों ही फेल है। तो आप लगा के चलिए सर उस दिन से जो आज तक हमारे साथ चल रहा है सर, वो लगा के चलिए सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन की मांग लेके हम लोग आगे बढ़े थे। सर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, 3 कोर्ट से होके गुजरा ये केस, 3 महीने पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी। हम पे परेशान किया जा रहा था, हॉस्पिटल वालों ने भी परेशान किया, हर चीज़ की, लेकिन उसके बावजूद भी सर अभी भी अब तो कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दे दिए हैं सर। 5 जून को क्लियरली ऑर्डर दे दिया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन सर इन्वेस्टिगेशन के नाम से हमें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से वापस पहले वाले में घुमाया जा रहा है सर कोर्ट ऑर्डर में क्लियरली लिखा गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट सीज करने हैं, कोर्ट ऑर्डर ने लिख के दिया है, लेकिन फॉलो नहीं हो रहा सर। क्या बोला जा रहा है कि ART डिपार्टमेंट में जाइए। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में IVF के जितने भी विक्टिम्स हैं सर, वो सिर्फ एक वजह से सफर कर रहे हैं सर, स्टेट ART डिपार्टमेंट, दे हैव द पावर, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। जिस दिन मेरी कंप्लेन उनके पास गई थी वो इंडिपेंडेंटली इन पे एक्शन ले सकते थे। 14 मार्च को हम लोग वहां पर गए थे, वहां पर उन लोगों ने हमारी मीटिंग करवाई थी, हॉस्पिटल वालों ने हम पे डबल डोनर का ब्लेम डाला था सर। तो डबल डोनर अगर लिया कोई तो कंप्लाइंसेस होंगे सर, क्यों उनको नोटिस इशू नहीं किया गया सर, क्यों उनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए, सिर्फ फोटोकॉपी लेके रखी हुई थी सर उनकी। और अगर आपने डॉक्यूमेंट जो कंसेंट फॉर्म वो दिखा रहे हैं कि हमने कंसेंट इनका लिया, वो पहली बात तो कंसेंट अकेला काफी नहीं है, दूसरी बात वो कंसेंट तो कोर्ट में भी प्रूव हो गया फॉर्ज। क्या ART डिपार्टमेंट वालों को नहीं पता कि वो फॉर्ज है? लेकिन राहुल जी, आपको कब पता लगा कि ये जो बच्चे हैं ये आपके नहीं हैं, ये और किसी के बच्चे हैं? सर आप लगा के चलिए फर्स्ट डे ही मेरी जो सिस्टर है उसको सबसे पहले डाउट हुआ था सर इस चीज़ के ऊपर। फर्स्ट डे ही उसको डाउट हुआ कि जो सेकंड बेबी है सर उसका जो फेस है वो सिमिलर नॉर्थ ईस्ट बेबी, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, बट हर किसी के फीचर अलग है। मैं पंजाब से हूँ, राजस्थान से हूँ, हम लोगों के सिमिलर होंगे, लेकिन वहीं मद्रास हैदराबाद जाएंगे थोड़ा सा डील डाल अलग होती है, फीचर्स अलग होते हैं। अगर हम वही उत्तराखंड में चले जाएंगे उनके फीचर्स थोड़े अलग होते हैं सर। तो बेबी देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड का बेबी है, जिसकी वजह से हमने इस डाउट में ये DNA करवाया था सर। तो आप क्या पंजाब के रहने वाले हैं? जी सर, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ सर। पंजाब में कहाँ से हैं आप? पंजाब में अबोहर से सर। ओके, तो अब किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? आपने DNA टेस्ट भी कराया, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट पढ़ी है। DNA टेस्ट के बाद आपको क्या DNA की रिपोर्ट आई है? सर 0.00% मैचिंग है सर मदर से और फादर से। इसका मतलब सिर्फ एक है कि दोनों बच्चे जेनेटिकली हमारे नहीं हैं, और जेनेटिकली अगर हमारे नहीं है तो हमारे बच्चे कहाँ पर हैं? हमारी 5 एम्ब्रियोज पिकअप हुई थी, ठीक है जी, 8 एग्स पिकअप हुए थे सर, 5 एम्ब्रियोज बनी थी, 3 उन्होंने ट्रांसफ़र किया सर। डॉक्टर्स के कन्फेशन में हर डिपार्टमेंट में दे चुका हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग दे चुका हूँ जिनमें उन्होंने कन्फेस किया है, ये तक कन्फेस किया है कि क्योंकि ये मामला पुलिस में पहुंच गया है इस वजह से हॉस्पिटल खुद झूठ बोल रहा है। उनकी खुद की वर्डिंग है। जो गौरव राठी उनके मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे मामला दबाने के लिए पहले पैसे ऑफर किए, उसके बाद उन्होंने मेरे को सैरोगेसी ऑफर की, और सैरोगेसी में वो मुझे क्या बोलते हैं सर, सिर्फ 3 महीने निकल जाने दीजिए, आपकी वाइफ ठीक हो जाएंगे, आप तो वैसे ही बिल्कुल ठीक हो, तो हम दोबारा से एम्ब्रियो बनाएंगे और मल्टीपल लड़कियों में
सर ये सबसे बड़ा गैर कानूनी काम है। उसकी रिकॉर्डिंग उनके टेबल पे रखी हुई है ART डिपार्टमेंट के, मल्टीपल लड़कियों में ट्रांसफर कर देंगे सर, मल्टीपल लड़कियों में। सर इतने धड़ल्ले से वो कैसे क्राइम कर रहे हैं सर? क्यों कोई रोक टोक नहीं है? आज तक उनके खिलाफ जितनी भी शिकायतें की गई उनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? और सेम चैप्टर मेरे साथ रिपीट किया जा रहा है सर, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी जा रही, सेम चैप्टर रिपीट किया जा रहा है सर। राहुल जी, मेरा एक सवाल है कि सबसे पहले कि जब आपको ये सारी चीज़ें पता लगी तो आपने क्या इनकी पहले हॉस्पिटल से बात करी या फिर आप पुलिस थाने गए या फिर किस तरीके से क्या? सर हमें जो सबसे पहला डाउट था वो मैक्स पे हुआ था, क्योंकि हमें लगा था कि बच्चे वहाँ चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है जी। और आप लगा के चलिए उस वजह से मैंने जो पहला कॉल किया था वो SCI हॉस्पिटल में ही किया था, क्योंकि मुझे ये डर था कि मेरी वाइफ और बच्चे ऑलरेडी मैक्स में एडमिट है, कल को अगर कोई इशू हुआ है तो उनको लाइफ को रिस्क हो सकता है सर। इस वजह से मैंने पहला कॉल SCI में ही किया था सर। और आप लगा के चलिए सर, उसके बाद पहले उन्होंने बोला कि भैया देखो वैसे हम DNA टेस्ट करवाते नहीं है, बट मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा, क्योंकि गौरव राठी से मेरी बातचीत होती थी, ठीक है जी। जब भी जैसे ट्रीटमेंट जाते हैं तो हॉस्पिटल छोटा सा हॉस्पिटल है, सारे स्टाफ से आपकी बातचीत होनी शुरू हो जाती है। उन्होंने बोला भैया कोई बात नहीं, हम DNA टेस्ट करवा देंगे। लेकिन शाम को उनका कॉल आता है, सर मैक्स आप पे डेफेमेशन कर देगा, हमारी इज्जत चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया। जब मैं नहीं माना उसके बाद उन्होंने हमें नेक्स्ट डे अपने हॉस्पिटल में बुलाया, हॉस्पिटल में भी बात हुई, तकरीबन 1-1.5 घंटे हमारी बातचीत चली, जहां पर उन्होंने पहले तो वो कोशिश करते रहे किसी तरीके से हमें समझा दे कि DNA टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। और उसके बाद जब हम लोग नहीं माने तो सर गौरव राठी ने बदतमीजी भी की हमसे कि जाओ कर लो केस, 15 साल तो आपको लग जाएंगे केस में पेशी करवाने में, मतलब आपकी जो आवाज़ सुनी जाएगी वो 15 साल बाद। और सर वो लोग सही हैं, वो लोग सही हैं। जून आ गया है सर, जनवरी में बच्चे पैदा हो गए थे, 6 महीने हो गए थे। 6 महीने में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होने दी इन लोगों ने, सर मुझे एक बात बताइए, आप प्रेस से हैं सर, मैं आपको बोलूँ आप प्रेस से नहीं हो तो आप क्या करोगे? अपना कार्ड दिखा दोगे? सर अगर वो कह रहे हैं हमने डबल डोनर लिए हैं और हम कह रहे हैं नहीं ले रहे, तो डॉक्यूमेंट दे दीजिए ना कोर्ट में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए ना सर पुलिस स्टेशन में, ART डिपार्टमेंट में, कहीं तो जाके सबमिट कर दीजिए। वो भाग क्यों रहे हैं सर इस चीज से? किस चीज से बच रहे हैं? किस वजह से बच रहे हैं सर? वो कहाँ भागना चाहते हैं? राहुल जी, ये तो हॉस्पिटल की बात हो गई, उसके बाद आपने इसको लीगल तरीके से लिया, पुलिस थाने में गए, उसके बाद आपने कोर्ट का रुख भी सर किया, 17 जनवरी को मैं DCP साहब के पास गया था अपनी रिक्वेस्ट लेके, ठीक है जी। 17 जनवरी को मैं सर वहाँ पर गया था। उसके बाद 22 जनवरी को सर SHO साहब से मीटिंग हुई थी सर मेरी। उसके बाद से सर आप लगा के चलिए बस मेरे IO दिए जाते थे और IO चेंज कर दिए जाते थे, बस यही सिस्टम चल रहा था। और आप लगा के चलिए इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ भी नहीं था सर, और आज भी इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है सर। आज भी उन्होंने सिर्फ जो हमारा नॉर्मल IVF ट्रीटमेंट हुआ था उसके ओरिजिनल पेपर सबमिट करवाए हैं। बाकी जितने भी डोनर से रिलेटेड, मैं पूरी जिम्मेवारी कह रहा हूं सर, जितने भी डोनर से रिलेटेड उन्होंने वो बोला है, जो कंप्लायंस होता है, वो सारी फोटोकॉपीज दी गई है सर। एम्ब्रियो शीट्स फोटोकॉपी, एम्ब्रियो लॉग्स फोटोकॉपी, कंसेंट फॉर्म फोटोकॉपी, हर चीज सिर्फ फोटोकॉपी सबमिट करवाई है ना। वो ART डिपार्टमेंट को कह रहे हैं IO के पास है और IO का कह रहे हैं ART डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन आपका कहना है कि सबूत सारे हैं, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, सब चीज सामने होते हुए भी। सर ये प्राइमा फेसाई केस है सर। प्राइमा फेसाई केस क्या है कि वो सामने विजिबल है, उसको जैसे कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है सर। उन्होंने जो कंसेंट फॉर्म सबमिट करवाया है, पहली बात तो एज पर ART कंप्लायंसेस वो पूरा नहीं है, ठीक है जी। जब वो कंप्लायंसेस ही पूरा नहीं हो रखा तो सिंपल सा बात है ART डिपार्टमेंट को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, उसी वक्त डॉक्यूमेंट सीज करने चाहिए थे। क्यों नहीं कर रहे सर? वो कंसेंट फॉर्म दिखा रहे हैं 14 मई 2025 को शाम को 3:59 का। सर 3:27 में मेरी वाइफ का ऑपरेशन उसी डॉक्टर ने शुरू कर दिया था सर। तो जिस लड़की का 3:27 पे ऑपरेशन शुरू हो गया था सर, कैसे वो साइन कर सकती है सर? और क्या ये साइन उसी वक्त लेने होते हैं? अच्छा चलिए छोड़िए, ये तो मैं सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने डबल डोनर लिया है तो n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। 4 महीने से स्टेट ART डिपार्टमेंट ने उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं जब्त किए सर? क्यों नहीं मांगे उनसे? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? और आज भी क्यों नहीं कर रहे सर? आज भी ये सवाल है सर। आज भी सर, हमारी छोड़िए सर, हेल्थ मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंट मेल्स को इग्नोर किया जा रहा है सर।
लेकिन राहुल जी एक सवाल हो रहा है, अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अब उन बच्चों की परवरिश किस तरीके से की जा रही है? सर जैसे आप अपने बच्चों की करते हो वैसे ही हम कर रहे हैं सर। उतना ही प्यार, उतना ही केयर, कभी बुआ की गोदी में, कभी दादा की गोदी में, कभी दादी की गोदी में, कभी माँ बाप की गोदी में। बस जिसकी गोदी से शिफ्ट होते हैं वो बेचारा पीछे से जाके बाथरूम में जाके रो के आ जाता है अपने आंसू पूछ के। बच्चों को उनका पूरा प्यार मिल रहा है। जब तक माँ खिला रही है वो उसको अच्छे से खिला रही है, सडनली वो कहेगी राहुल आप पकड़ लीजिए, अब मुझे पता है कि नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाली है। ये बाथरूम में जाएगी और रोएगी, अपनी चीखों को दबाएगी ताकि बाहर के लोग ना सुन ले। माँ बाप खिलाएंगे, माँ बाप खिलाने के बाद बेटा हम थक गए इसको पकड़ लो, वो अंदर रूम में जाएंगे, रूम लॉक करेंगे और अपनी सिसकियाँ भर भर के रोएंगे ताकि बाहर सुन ना ले। बुआ आएगी, पूरे अच्छे से खिलाएगी, सब कुछ करेगी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर सडनली अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, 2 मिनट मैं सोने जा रही हूँ। वो सोने नहीं जा रही सर, वो रोने जा रही है, वो रोने जाती है। तो क्या मानते हैं आप ये पूरा नेक्सस है? सर आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए सर। जो आपको ये चीज़ दिख रही है सर, ये सिर्फ 1% भी नहीं है केस का। आप इसका इन्वेस्टिगेशन करवाइए प्लीज़। मेरी सेंटर ART डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इस केस को स्टेट ART डिपार्टमेंट सॉल्व नहीं करना चाहती, और वो सॉल्व तब करेंगे जब अंदर से वो सारे डॉक्यूमेंट चेंज करवा देंगे सर। इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है सर? इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है उन्हें? सिर्फ एक रीज़न है, सिर्फ एक रीज़न है सर, ताकि वो डॉक्यूमेंट पीछे से चेंज करवा सके। अब उन्हें पता चल चुका है उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की है। वो अपने पैसे और पावर के अप्रोच करके सर, पूरा यूटिलाइज करके सर, और ये पूरा तंत्र उनका साथ दे रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ सर, ये नहीं तो ऐसा क्या रीज़न है कि आज 6 महीने हो गए सर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ART डिपार्टमेंट अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं सर। क्या आप लास्ट तक इस केस को लड़ते रहेंगे? सर जब तक मुझे मेरे बच्चे नहीं मिल जाते, जब तक इन बच्चों को उनके माँ बाप तक नहीं पहुँचा देता, तब तक ये केस लड़ता रहेंगे सर। हर लीगल रेमेडी, हर सब कुछ जो बस पड़ता है, जो बन पड़ता है सर, सब कर जाएंगे सर। वो उम्मीद भले तोड़ दे, वो सर निश्चय को नहीं तोड़ सकते। हो सकता है वो घुमा घुमा के उम्मीद तोड़ दे, लेकिन सर निश्चय नहीं टूटेगा। हम अपने बच्चों को पाके रहेंगे, चाहे ये स्टेट ART डिपार्टमेंट साथ दे या ना दे, हमारी इंडियन गवर्नमेंट साथ दे ना दे, हमारे CM साथ दे ना दे सर। सर आज इतने दिन हो गए, हर जगह प्लीज प्लीज इसका संज्ञान लीजिए प्लीज। कौन संज्ञान ले रहा है सर इस चीज का? तो बिल्कुल उनकी मदर हमारे साथ, मिस राठौर जी, कि ये चीज़ें जब आप बेबी को जन्म दिया तो आप एक वीडियो भी आ रहा है कि आपने उनके कान में कुछ बोला, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कितना आपको अभी हर्ट हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, और आप उन बच्चों को तो पाल ही रहे हैं अच्छे से, क्या कहेंगे पूरा? बस मैं इतना ही कहूँगी कि एक माँ एक बच्चे को जितना प्यार दे सकती है, मैं उतना प्यार उन बच्चों को दे रही हूँ। शायद उससे ज़्यादा देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उन बच्चों के साथ भी बहुत गलत हुआ है। उन बच्चों ने आंखें खोली, उनके माँ बाप बदल दिए गए। उन बच्चों को पता ही नहीं है कि जिनकी गोदी में हैं, क्योंकि वो इतने छोटे हैं ना सर, अभी बात नहीं कर सकते, अभी अपने लिए लड़ नहीं सकते। मुझे लगता है शायद भगवान ने इसीलिए माँ बनाई है कि वो एक बच्चे के लिए लड़ सकती है, वो एक बच्चे को पाल सकती है। जहाँ भगवान नहीं है वहाँ माँ खड़ी है। मैं बस यही कहूँगी कि मैं बस मेरे बच्चे ढूंढ रही हूँ, इन बच्चों को पालते हुए, पूरा प्यार देते हुए, इनके माँ बाप इनके लिए और मेरे बच्चे हमारे लिए सर। मैम जिस तरीके से कितना हर्ट होता है, उनके जो बच्चे अभी आपके पास हैं उनके माँ बाप कोई और होंगे, कितना सोच के कितना हर्ट होता है? बहुत हर्ट होता है सर, ये मुझे समझ नहीं आता कि समझ सकते हैं इस दुख कि को। मैं इस सवाल का क्या जवाब दूँ सर। जब वो बच्चे मेरी गोद में होते हैं, मैं उन्हें खिला रही होती हूँ, प्यार कर रही होती हूँ। हम अपने बच्चों को कितने अलग अलग से नाम से बुलाते हैं ना, सोना, काका, मिट्ठू, इतने सारे नाम लेते हैं। फिर दिमाग में आता है कि कोई मेरे बच्चों को भी उन्हीं नामों से बुला रहा होगा, मेरे बच्चे भी किसी की गोद में खेल रहे होंगे, उनको वही प्यार मिल रहा होगा। मेरे बच्चे हैं कहाँ सर?
इन बच्चों को इनके हिस्से का एक प्यार जो माँ को देना चाहिए, जो एक फादर को देना चाहिए, जो एक दादा दादी नानी बुआ मासी, जो प्यार इन बच्चों को देना चाहिए वो हर रिश्ते का प्यार इन्हें मिल रहा है। इन बच्चों के पास हर वो रिश्ता है जो एक बच्चे के पास रिश्ता होना चाहिए, एक परिवार का, एक बहन का, एक भाई का, हर रिश्ते का प्यार इन बच्चों को मिल रहा है। पर क्या मेरे बच्चों को भी हर रिश्ते का प्यार मिल रहा है कहीं पे? तो हमारा डर ये कि हमारे बच्चे परिवार में है या नहीं। अगर परिवार में होता तो फिर कहीं लगता कि शायद किसी के पास हो। इतना चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हमारा डर वो है कि हमारे बच्चे किसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग में तो नहीं है, सर आप कहीं फंसे तो नहीं है। ये सोचिए कि जब आप एक मूवी देखते हैं ना और उसमें बच्चों का कोई सीन देखते हैं तो आपका दिल भर आता है, लोग हॉल में बैठ के रोने लग जाते हैं। हम तो झेल रहे हैं पिछले 5.5 महीने से, सो नहीं पाते हैं, सो जाते हैं तो ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि उठ के एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं कि नहीं एक दूसरे को नहीं बताएंगे, हिम्मत टूटेगी एक दूसरे की, हमें एक दूसरे की हिम्मत बतानी है। माँ बाप हमें नहीं बताते कि वो किस दुख में जी रहे हैं, हम उन्हें नहीं बता पाते क्योंकि वो तो हमारी हिम्मत है ना। कहाँ जाएं सर? बहनें आ रही हैं, रो रही हैं, कोई और है फैमिली मेम्बर्स वो रो रहे हैं, बस कैसे रो रहे हैं? एक दूसरे के सामने नहीं रो रहे हैं, रोएंगे तो और टूटेंगे, बस एक दूसरे की हिम्मत बन के खड़े हैं। इसीलिए सर जो एक बड़ा परिवार होता है ना, एक बहुत जॉइंट फैमिलीज जो होती हैं वो ब्लेसिंग है सर। उस ब्लेसिंग की वजह से ही इतनी हिम्मत करके आज हम यहाँ खड़े हैं और अपने बच्चों के लिए फ़ाइट कर पा रहे हैं। मैम आप सरकारों से क्या मांग करते हैं, क्योंकि आपने पहले हॉस्पिटल से बात करी, उसके बाद आप थाने गए, आप कोर्ट तक भी गए, अब आखिरी उम्मीद है आपको कि इनके जो मदर फादर हैं वो इनको मिल पाएंगे और जो आपके बच्चे हैं वो आपको मिल पाएंगे? ज़रूर मिलेंगे सर। मुझे लगता है कि अगर कोई एक ईमानदार इंसान इसको सॉल्व करने में आ जाए तो वो शायद 24 घंटे में इसे सॉल्व कर दे सर। और मुझे पता है हमारा देश इतना बड़ा है, हम लोग भारत मतलब जो बचपन से मैं सीखती आ रही हूँ, पढ़ती आ रही हूँ, जितना धर्म, जितना धार्मिक, जितना पूजा पाठ, जितनी वैल्यूज़ हमारे देश में, मुझे नहीं लगता, मैं काफ़ी कंट्रीज़ में गई हूँ, कहीं और मैंने आज तक इतनी वैल्यूज़ देखी हैं, इतना प्यार, इतनी अटैचमेंट लोगों की एक दूसरे के साथ देखी है। यहाँ पे इतनी अटैचमेंट है सर कि कोई सड़क पे रो रहा होता है तो 4 लोग आके खड़े हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। मुझे पता है कि मेरे बच्चे कहीं नहीं है, ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरूर हेल्प करेंगे। सिर्फ एक जरूर ईमानदार ऑफिसर की जरूरत है हमें, एक ईमानदार ऑफिसर। हमारी हेल्प जरूर होगी सर। करप्शन में भरा हुआ है ना हर डिपार्टमेंट, लेकिन ईमानदार ऑफिसर भी है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगी। मैंने सैकड़ों केस किए हैं, 15-15, 16-16 साल की बच्चियों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर फंसे हुए, वहाँ पे हमें ईमानदार ऑफिसर मिले। आज मैं इस केस में कहती हूँ, मैंने इस देश के लिए निस्वार्थ बहुत कुछ किया है। मैं अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ, हमारी सीएम रेखा गुप्ता से निवेदन करती हूँ, आज तक हमने इस देश से कुछ नहीं मांगा। मेरे परिवार ने ईमानदारी से टैक्स पे किया है, हमारे परिवार ने ईमानदारी से कोविड में काम किया है, हमारे परिवार ने ईमानदारी से अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं चाहती हूँ कि सरकार ऑफिसर, सिर्फ एक ऑफिसर ईमानदार दे दो हमें ART डिपार्टमेंट में, एक ऑफिसर। पूरे भारतवर्ष में आपको जो लगता है जो ईमानदार ऑफिसर है, प्लीज़ हमें वो दे दो ताकि हमारे केस की सुनवाई हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बच्चों के बिना नहीं जिया जा रहा, नहीं जिया जा रहा हमसे उन बच्चों के बिना। और इन बच्चों के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पूरी जनता जो देख रही है, जो कमेंट्स कर रहे हैं, इस परिवार ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमें ना कोई राष्ट्रपति अवार्ड चाहिए था, ना हमें कोई नाम चाहिए था, किसी दिन समय आया तो बताएंगे, लेकिन आज हमें आपकी ज़रूरत है। कृपया एक ईमानदार ऑफिसर दिए। अगर इसमें स्टेट लेवल पे आपके पास कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं है तो प्लीज़ ये केस हमारा CBI को ट्रांसफ़र कर दीजिए। मुझे मरने की इंतज़ार मत करिए कि कोई मरेगा तब हम आएंगे, प्लीज़ बचा लीजिए। मरने के बाद तो बहुत लोग मोमबत्तियाँ लेके खड़े होते हैं, मरने मत दीजिए इस परिवार को। इस परिवार ने देश को बहुत कुछ दिया है। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मुझे पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं सॉल्व करने के लिए। मुझे पता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इतने सारे मुद्दे हो रहे हैं, वॉर हो रही है, मुझे सब पता है।
बट उनके नीचे उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। मुझे बस ये है कि सर प्लीज़ अगर एक बार आप हमारी रिक्वेस्ट सुन लें, एक बार आप हमारा दर्द सुन लीजिए सर, प्लीज़ किसी को कहिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कर दें सर, प्लीज़ हमारी पीड़ा को सुनिए। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, एज अ फादर मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, प्लीज़। तो बिल्कुल ये परिवार जो है अपने बच्चे की राह देख रहा है और कह रहा है कि आखिरी दम तक जो है वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।